हेलो फ्रेंड्स, अशोक का इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज में हम पिछले 48 वर्षों के प्रश्नों के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1979 से लेकर के वर्तमान समय तक अर्थात 2026 तक पीवाईक्यूज की सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम 1979 का पूरा पार्ट खत्म कर चुके हैं 200 क्वेश्चन का। हम 1980 में आ गए हैं, इसमें भी 2 पार्ट हम समाप्त कर चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट है, तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे हम चलते हैं प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हमें तेजी से इस सेशन को समाप्त करना है। प्रश्न बोल रहा है, किस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है? ठीक है, जब किसी वित्त विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाना हो। बी, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो। यदि किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेज दिया गया हो और दूसरे सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया जाए तब। और डी, उपरोक्त सभी। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, एक सदन द्वारा भेज दिया गया हो पारित करके और दूसरे सदन पर लटका हो, तब इसको जो है संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यदि किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेज दिया गया हो और दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, तब संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी साधारण या वित्त विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त सत्र या संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। देखिए, वित्त विधेयक बोल रहा है और साधारण विधेयक बोल रहा है, यहाँ पर धन विधेयक की बात नहीं कर रहा है। थोड़ा सा इन चीजों पर आपको गौर करना होगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? गतिरोध की स्थितियां। यह गतिरोध 3 परिस्थितियों में माना जाता है, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो। ठीक है, फिर कह रहा है जब दोनों सदनों में विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर अंततः असहमति हो गई हो या सहमत हो गए हो। फिर तीसरा, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने से अधिक का समय बीत गया हो और विधेयक पारित न हुआ हो, तब ये किया जाता है। अपवाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, धन विधेयक, मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त सत्र बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। यहीं से यूपीएससी प्रश्न बना देता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। क्या कह रहा है? संविधान का 44वां संशोधन किस बारे में बात करता है? ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। बी, आपातकाल के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निलंबन हो गया है। ठीक है, फिर कह रहा है प्रधानमंत्री के चुनाव संबंधित विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाना। मौलिक अधिकारों की तुलना में निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्व देना। अब आपको इसका आंसर बताना है कि 44वें संविधान संशोधन के बारे में इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा आपका ए। जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बता दिया करिए, तो जिससे मुझे भी, क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया। ठीक है, यही आंसर, यही दे रहा था। यहाँ पर क्या बोला था? हाँ ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, देख लेता हूँ दोस्तों एक दो बार, क्योंकि कई बार क्या हो कि आपको किसी तरह की कोई गलत चीज ना प्रोवाइड कराई जाए, इसलिए बार बार देखना मेरा अधिकार है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 44वां संशोधन अधिनियम 1978, इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 और 19 फर्स्ट एफ की सूची से हटा दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब संवैधानिक अधिकार तो है, पहले मूल अधिकार था, अब संवैधानिक अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 आ के तहत केवल एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, इतिहास, इस संशोधन को 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा आपातकाल 1975 से 70 के दौरान संविधान में किए गए बदलावों को सुधारने और मौलिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से लाया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। संसद द्वारा पारित संविधान के 45वें संशोधन विधेयक ने संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को किस वर्ष तक बढ़ा दिया? अब ये देखिए 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता है, तो उस समय का प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए कब तक बढ़ाया गया है। इसका आंसर है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए 1980, बी 1985, सी 1990 और डी 1995। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैंने वैसे ही आपको 10 साल बता दिए, तो आप वैसे ही बता दोगे। इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, 1990। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। 45वां संशोधन अधिनियम 1980, भारतीय संविधान के 45वें संशोधन अधिनियम 1980 जो संसद में 45वें संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था, के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन, अब तो ये समाप्त हो चुका है, उस समय था, एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अभी कब संशोधन करके बढ़ाया गया है 10 वर्ष के लिए? तो 2020 में संशोधन किया गया था। अब आपको एक चीज ये बताना है, कौन से नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है,
2020 में इसको 2030 तक कर दिए गए। ठीक है, तो ये याद रखना। आरक्षण की सीमा, मूल संविधान में यह आरक्षण केवल 1960 तक के लिए था, जिसे बाद के संशोधनों द्वारा क्रमशः 1970 1980 तक बढ़ाया गया था। इस 45वें संशोधन ने इसे बढ़ाकर 26 जनवरी 1990 तक कर दिया। ठीक है, फिर अनुच्छेद 334 में संशोधन, इस अधिनियम के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 334 में बदलाव करके 30 वर्ष शब्द के स्थान पर 40 वर्ष प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये सब है। आगे चलते हैं हम। प्रत्येक के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, मतलब कितने वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? ए 2 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष और डी 10 वर्ष। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अनुच्छेद 280, यहाँ पर देखिए आंसर लिखा होता है इसलिए मैं उसको पढ़ता नहीं हूँ, सामने आप देख रहे होंगे। अनुच्छेद 280, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति हर 5 वर्ष, मतलब प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक, मुख्य कार्य क्या होता है इनका? केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण और आवंटन के संबंध में सिफारिशें देना। 16वें वित्त आयोग के बारे में आपको पढ़ना है जाकर के। ठीक है, ये होमवर्क है आपको। ठीक है, उसकी कुछ सिफारिशें आपको याद रखनी है, क्योंकि पीटी में सीधे सीधे प्रश्न बना देता है। 13वें वित्त आयोग से बनाया है, 14वें से बनाया है, 15वें से बनाया है, 16वें से भी पूरी संभावना है बनाने की। ठीक है, संरचना, इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक अध्यक्ष हुआ, 4 सदस्य हो गए। ठीक है, इस तरह से ये याद रखना कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत के संदर्भ में रोलिंग प्लान को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। ए, वार्षिक योजना का निर्माण करने में। पंचवर्षीय योजना का परिप्रेक्ष्य, जिसमें एक बार में 1 वर्ष के लिए विस्तार का प्रावधान हो, ताकि योजना का क्षितिज 5 वर्षों का स्थिर रहे। 5 वर्षों का स्थिर रहे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक वर्ष उद्देश्यों और उपलब्धियों की समीक्षा की जाए। डी, पूरे 5 वर्षों के लिए योजना। अब आपको रोलिंग प्लान के बारे में पता होना चाहिए कि रोलिंग प्लान क्या है। ठीक है, इसके बारे में पढ़िए। अगर कोई नई चीज है तो कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, बाकी इसके बारे में आपको जानना चाहिए। बाकी इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी, पंचवर्षीय योजना का परिप्रेक्ष्य, जिसमें एक बार में 1 वर्ष के लिए विस्तार का प्रावधान हो, ताकि योजना का क्षितिज 5 वर्षों तक स्थिर रहे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आंसर वही चीज जो मैंने पढ़ी। रोलिंग प्लान, अनवरत योजना, इस अवधारणा को गुन्नार मंडल ने विकसित किया था। इसमें योजना का क्षितिज, हॉरिजन, हमेशा एक निश्चित अवधि पर, जैसे 5 वर्ष के लिए बना रहता है, और हर साल पिछले वर्ष के प्रदर्शन की समीक्षा करके एक नया वर्ष आगे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है रोलिंग प्लान, आपको याद रखना। भारत में इसे 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था। उन्होंने तत्कालीन 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त करके रोलिंग प्लान 1978 से 83 शुरू किया था। ठीक है, विशेषता क्या है? यह योजना बेहद लचीली होती है, क्योंकि इसमें देश की आर्थिक परिस्थितियों और तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार हर वर्ष लक्ष्य और आवंटन बदले जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत संघ की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सिंपल सवाल है, ये तो कई बार पूछा गया है, यूपीएससी ने कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा भी है अच्छे से। ठीक है, ए, संसद के प्रति, बी, राष्ट्रपति के प्रति, सी, प्रधानमंत्री के प्रति और डी, मुख्य न्यायाधीश के प्रति। इसका आंसर आपको बताना चाहिए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए, भारत की मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सिंपल सवाल है, पढ़ लेते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद अनिवार्य रूप से विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, चूंकि विकल्पों में लोकसभा अलग से नहीं दिया गया है, इसलिए व्यापक रूप से इसका सही उत्तर संसद होगा। अगर लोकसभा लिखा होता तो लोकसभा ही होता। ये एक दो बार प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है, इसलिए इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसका प्रभाव, यदि मंत्रिपरिषद संसद विशेषकर लोकसभा का विश्वास खो देती है तो पूरे मंत्रिमंडल को अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम। लोकसभा सदस्य बनने के इच्छुक उम्मीदवार की योग्यता इससे कम नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ए, 21 वर्ष, बी, 25 वर्ष, सी, 30 वर्ष और डी, 35 वर्ष। अब आपको इससे संबंधित 1989 में भी ये प्रश्न कराया गया था, ये घुमा करके फिर से पूछ लिया। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से, ये तो पता होना चाहिए, बच्चों जैसा सवाल है। 25 वर्ष। 21 वर्ष किसकी होती है? ये ग्राम प्रधान वगैरह के लिए होती है। 30 वर्ष किसके लिए होती है?
आप बताइए जल्दी। राज्यसभा के सदस्य के लिए होती है, ठीक है। और 35 वर्ष किसके लिए होती है? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए होती है, ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने या उसका सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की आयु सीमा, उच्च सदन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य योग्यताएं, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद द्वारा बनाई गई अन्य सभी कानूनी योग्यताओं को पूरा करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है सभी धर्मों से दूर रहना, एक ईश्वर में विश्वास करना, सभी नागरिकों को धर्म पूजा की स्वतंत्रता, ठीक है, विभिन्न धर्मों का पालन करना। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। भारतीय संदर्भ में सभी नागरिकों को धर्म पूजा की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ यही है, ठीक है। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में, वही चीज लिखी हुई है इसका आंसर। बाकी भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों को बिना किसी भेदभाव के अपने विवेक के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना, इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये याद रखना, यूपीएससी घुमा करके ऐसे प्रश्न रख सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकार, यह अवधारणा संविधान के भाग 3 में वर्णित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 का द्वारा व्यवहारिक रूप से लागू की गई है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। आगे चलते हैं हम। संसद की बैठक न होने की अधिकतम अवधि क्या है? मतलब कितने समय तक संसद की बैठक नहीं हो सकती है? तो ए 6 महीने, बी 1 वर्ष, सी 2 साल और डी 3 साल। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? 6 महीने। दो संसद की बैठकों के बीच में अधिकतम 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एक बैठक आपकी अभी जनवरी में हुई तो अगली बैठक जून में होगी, ठीक है, या जुलाई में होगी, जो भी, तो उसके बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अर्थात जो संसद की बैठक है अधिकतम 2 बार तो होनी चाहिए, ये नियम है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। 6 महीने। संवैधानिक प्रावधान क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, वही जो मैंने बताया। सत्रों की संख्या, इस नियम के कारण संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना अनिवार्य होता है। हालांकि भारत में आमतौर पर प्रतिवर्ष 3 सत्र होते हैं, जैसे बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया। ये तीनों सत्र आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं आगे। संसद में शामिल हैं, कौन कौन शामिल होता है संसद में? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, बी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, सी प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा। अब आपको पता होना चाहिए संसद में कौन कौन शामिल होता है, ये तो बच्चों जैसा सवाल हो गया, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? आपका सी आंसर होना चाहिए। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है, आपको पता ही है ना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, यही आंसर है। संवैधानिक प्रावधान क्या है इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट और 2 सदनों, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है? यद्यपि राष्ट्रपति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते और ना ही वे बैठकों में भाग लेते हैं, मतलब संसद की किसी भी बैठक में, ना तो लोकसभा में ना तो राज्यसभा में बैठक में भाग लेते हैं, फिर भी वे संसद के अभिन्न अंग होते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को अधिकतम, जो राज्यसभा है वो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक विलंबित कर सकती है? आपको बताना है। ए 9 दिन तक, बी 14 दिन तक, सी 15 दिन तक और डी 30 दिन तक। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 14 दिन के लिए ही होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 14 दिन आंसर है। संवैधानिक प्रावधान क्या है देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109, ठीक है, ये यूपीएससी ने पिछले साल पूछा था ये प्रश्न, ठीक है। तो ये घुमा फिरा के यूपीएससी बार बार ऐसे प्रश्न पूछता है, इसलिए दोस्तों अभी से, इसीलिए 1979 से मैंने प्रश्न को उठाया है कि आपको कहीं कहीं भागने की जरूरत नहीं, केवल इतने प्रश्नों को लगा लीजिए प्लस एक टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा कि कुछ भागने और दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपका प्रीलिम्स आराम से रुकेगा ही नहीं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक मनी बिल के संबंध में राज्यसभा को बहुत सीमित शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। 14 दिन की समय सीमा। लोकसभा से पारित होने के बाद जब धन विधेयक
राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है या विलंबित कर सकता है। ठीक है, स्वतः पारित मानना का मतलब क्या हुआ, यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक को वापस पास नहीं करता है या वापस नहीं करता लोकसभा को, तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था। जैसे लोकसभा, मान लो ये लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है, ये आपकी राज्यसभा है। ठीक है, अब लोकसभा ने राज्यसभा को धन विधेयक भेजा, धन विधेयक के लिए 14 दिन हो गए। अब 14 दिन के बाद राज्यसभा ने उस विधेयक को लौटाए नहीं, तो लोकसभा उसको उसी रूप में पारित मान लेता है और आगे भेज देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, मतलब वैसे भी राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत, पूर्व अनुमति लेकर के ही लोकसभा में धन विधेयक लाया जाता है। ठीक है, तो पारित मान लिया जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, वह केवल सिफारिशें दे सकती है जिन्हें मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर राज्यसभा कोई सुझाव देता भी है तो लोकसभा उसको माने या ना माने, ये लोकसभा की पूरी अधिकारता होती। ठीक है, आगे चलते हैं हम। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस राज्य में है? ए पंजाब में, बी पश्चिम बंगाल में, सी तमिलनाडु में और डी गुजरात में। अब आप इसका आंसर बताइए जल्दी से। प्रति व्यक्ति आय आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ए पंजाब। ठीक है, पढ़ते हैं हम इसके बारे में। पंजाब ही है आंसर। ऐतिहासिक संदर्भ इसका देख लेते हैं। जिस समय 1989 से 80 मतलब 1979 से 1980 यह परीक्षा आयोजित की गई थी, उस समय के दौरान भारत में हरित क्रांति के शानदार प्रभाव के कारण पंजाब की कृषि आधारित समृद्धि चरम पर थी, जिससे वह प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश का सबसे शीर्ष राज्य था। वर्तमान स्थिति में क्या है, वर्तमान समय में यदि भारत के राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में गोवा और बड़े राज्यों में तेलंगाना या कर्नाटक प्रति व्यक्ति आय के मामले में अग्रणी। ठीक है, तो ये याद रखना, हो सकता है यूपीएससी घुमा के प्रश्न पूछ ले, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना, छोटे राज्यों में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और बड़े राज्यों में तेलंगाना कर्नाटक की। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हांगकांग है एक मुफ्त बंदरगाह, एक स्वतंत्र राज्य, एक मुक्त विनिमय बाजार और डी उपरोक्त सभी। अब आपको इसमें से क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। अगर आपको पता हो तो बताइए। वैसे आपने इससे पहले 1979 या 1980 के शुरुआती चरणों में शायद ये प्रश्न किया था, इसी संबंधित प्रश्न एक हम कर चुके हैं, तो इसके बारे में आपको इसका आंसर बताना है। उपरोक्त सभी है। ठीक है, इसका आंसर, इसके बारे में हम देख लेते हैं। एक मुफ्त बंदरगाह कैसे है? हांगकांग को मुक्त बंदरगाह का दर्जा प्राप्त है। यहाँ आने और यहाँ से बाहर जाने वाले माल पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। ठीक, एक स्वतंत्र राज्य कैसे है? इंडिपेंडेंट स्टेट कैसे है? 1979 से 1980 के ऐतिहासिक संदर्भ में जब यह प्रश्न पूछा गया था तो हांगकांग ब्रिटिश क्राउन का एक उपनिवेश था जो पूरी तरह से स्वतंत्र आंतरिक प्रशासनिक और कानूनी अधिकारों के साथ संचालित होता था। लेकिन 1997 के बाद यह चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र यानी SAR हो गया है, जिसके पास अपनी अलग मुद्रा कानूनी प्रणाली है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ठीक है, तो ये मैंने पहले भी कराया था इससे संबंधित ये प्रश्न। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला था कि हांगकांग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर अगर आप देखते तो खुद ही आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि ये चीज, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि स्वतंत्र नहीं है। ये पहले था, जब पूछा गया था प्रश्न तब तो था, लेकिन अब चीन का ये अंग हो गया है। तो चीन के विदेशी मामले वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चीन ही निर्णय लेता है इस पर। ठीक है, एक मुक्त विनिमय बाजार कैसे हो गया? यहाँ विदेशी मुद्रा विनिमय, व्यापार और पूंजी के प्रवाह पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। ये दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम ये प्रश्न को। अंत्योदय योजना का तात्पर्य है मुसलमानों की मदद के लिए, हरिजनों की सहायता करना, अल्पसंख्यकों की सहायता करना, आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग की सहायता करना। आपको अंत्योदय योजना के बारे में पता होना चाहिए। इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका डी, आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग की सहायता करना। ठीक है, अंत्योदय ना, डी ही आंसर है इसका। अंत्योदय का अर्थ क्या है? जब शब्द अंत्योदय दो शब्दों से मिलकर, अंत्य मतलब आखिरी, उदय माने उत्थान, जिसका शाब्दिक अर्थ समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक पायदान पर सबसे नीचे खड़े यानी सबसे गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करना है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? इस ऐतिहासिक अंत्योदय योजना को सर्वप्रथम 1977 में राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। बाद में इसे केंद्र की जनता पार्टी सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में देश भर में विस्तारित किया। ठीक है, रणनीति क्या थी? इसके तहत प्रत्येक गांव से सबसे गरीब 5 परिवारों की पहचान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक और व्यवहारिक सहायता दी जाती थी। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए अंत्योदय
अन्न योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये याद रखना है अंत्योदय योजना किससे संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 1980 में 1980 में असम में हुई अशांति का कारण क्या था। ठीक है, उस समय का करंट का क्वेश्चन है। ए, क्षेत्र में विदेशी गुरिल्लाओं की घुसपैठ के कारण। बी, राज्य की मतदाता सूची में विदेशियों को शामिल करने के कारण। सी, राज्य के सभी निर्वाचक क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव को स्थगित करना। और डी, राज्य विधानसभाओं के 17 अवसान के कारण। अब आपको इसका आंसर पता हो तो बताइए, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा आपका बी, राज्य की मतदाता सूची में विदेशियों को शामिल करने के कारण। ठीक है, आपको पता है उस तरफ के जो असम वाले क्षेत्र हैं, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, वहां पर विदेशी घुसपैठी आने की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो बी ही आंसर है इसका, राज्य की मतदाता सूची में विदेशियों को शामिल करने के कारण। असम आंदोलन 1979 से 1985 तक चला। वर्ष 1979 के अंत और 1980 के शुरुआत के दौर में असम राज्य में एक व्यापक असम आंदोलन, असम मूवमेंट भड़क उठा था। उसका मुख्य कारण क्या था? राज्य की मतदाता सूचियों, इलेक्टोरल रोल्स में बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी विदेशी नागरिकों के नाम शामिल होना था। ठीक है, इसलिए आंदोलन हुआ था। मंगलदोई उपचुनाव कैसे? यह विवाद तब सामने आया था जब 1979 में मंगलदोई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान मतदाता सूची में अचानक हजारों की संख्या में कथित रूप से गैर नागरिकों और अवैध घुसपैठियों के नाम पाए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बहिष्कार और शांति, आल असम स्टूडेंट यूनियन आसू और आल असम गण संग्राम परिषद AAGSP के नेतृत्व में छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने मांग की कि जब तक मतदाता सूची को पूरी तरह संशोधित करके विदेशियों के नाम नहीं हटाए जाते, तब तक राज्य में चुनाव नहीं होने दिए जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप 1980 के लोकसभा चुनाव में असम की 14 सीटों में से 12 सीटों पर मतदान स्थगित करना पड़ा था। ठीक है, असम समझौता क्या है? यह अशांति और आंदोलन लगभग 6 वर्षों तक चला और अंततः 15 अगस्त 1985 को ऐतिहासिक असम समझौते पर, असम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर होने के बाद ही समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं। किस देश की सुबह की शांति की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस देश को सुबह की शांति की भूमि के रूप में जाना जाता है? ए, जापान को, बी, कोरिया को, सी, ताइवान को और डी, नीदरलैंड को। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये आपका बी आंसर होगा। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। बी ही आंसर है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कोरियाई प्रायद्वीप विशेषकर दक्षिण कोरिया को अंग्रेजी में लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, प्रातःकाल शांति का देश या सुबह की शांति की भूमि कहा जाता है। ठीक है, नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? यह नाम कोरिया के प्राचीन राजवंश जोसियन से प्रेरित है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है सुबह की ताजगी या सुबह की किरणें होता है। ठीक है, भौगोलिक विशेषता क्या है? वहां के खूबसूरत पहाड़ों, शांत साफ पानी और विशेष रूप से सुबह के समय छाई रहने वाली अद्भुत प्राकृतिक शांति के कारण राजाओं और यात्रियों द्वारा इस प्रायद्वीप को एक काव्यात्मक उपनाम दिया गया था। अन्य विकल्प, जैसे जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जापान को याद रखना। ये भी याद रखना, हो सकता है कोई कथन वगैरह या स्टेट पीसेस में इस तरह की क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सुबह की शांति, प्रातःकाल की शांति है का देश, ये सुबह की शांति की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये आपका कोरिया को बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण कोरिया खास करके। फिर आगे चलते हैं हम। विश्व के चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाने वाला देश कौन सा है? ए, क्यूबा, बी, भारत, सी, बर्मा, डी, नॉर्वे। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ठीक है, देखते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्यूबा ही है इसका आंसर। चीनी का कटोरा, सुगर बॉयल ऑफ द वर्ल्ड, कैरेबियाई सागर में स्थित द्वीपीय देश क्यूबा को विश्व के चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता है। भौगोलिक कारण क्या है? क्यूबा में गन्ने की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल उष्णकटिबंधीय जलवायु और उत्कृष्ट वर्षा होती है, जिसके कारण वहां की ऐतिहासिक रूप से गन्ने का विशाल और सघन उत्पादन होता आया है। ठीक, वर्तमान संदर्भ क्या है? हालांकि वर्तमान समय में ब्राजील और भारत दुनिया में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक बन चुके हैं, लेकिन भौगोलिक उपनाम ज्योग्राफिकल सोब्रिक्वेट के रूप में यह किताब पारंपरिक रूप से क्यूबा के नाम दर्ज है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस्टर्ड किंग कहाँ पाया जाता है? बस्टर्ड के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा रखा है। बस्टर्ड किंग कहाँ पाया जाता है? ए, असम में, बी, हिमालय रेंज में, सी, राजस्थान में और डी, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। इसका आंसर होगा आपका सी, राजस्थान। ठीक है, बस्टर्ड के बारे में, जिसे हम गोडामन भी बोलते हैं, पढ़ लेते हैं। सी, राजस्थान है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडामन। प्रश्न में प्रयुक्त बस्टर्ड शब्द का तात्पर्य
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से है, जिसे स्थानीय भाषा में गोडावन कहा जाता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के शुष्क घास के मैदानों, मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है। इससे संबंधित हाल में ऐसा प्रश्न बनाया गया था दोस्तों, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको पढ़ते रहना है, क्योंकि अभी समय समय पर इस पर राज्य सरकारें भी पहल करती रही हैं और सुप्रीम कोर्ट भी आदेश देता रहा है। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए, तो इसलिए ये पक्षी से संबंधित प्रश्न बन सकता है। राजपक्षी, ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। भारी शरीर होने के कारण यह दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक जाना जाता है। ठीक है, माना जाता है। इससे संबंधित हमने फ्लोरा एंड फौना सीरीज में, आप जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे हमारे, उसमें आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बायोडाइवर्सिटी नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको गोडावन पक्षी के बारे में अलग से एक वीडियो आपको 10-5 मिनट का मिलेगा, आप उसको चाहो तो देख सकते हो। वहां पर पूरी जानकारी इसके बारे में दी हुई है। ठीक, संरक्षण स्थिति में क्या है, वर्तमान में यह प्रजाति अत्यंत संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है और इसके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 18वीं शताब्दी के त्यागराज कौन थे? तेलुगु में अपनी गीत रचने वाले सबसे महान संगीतकार, सबसे महान कथक नर्तक, तमिल के सबसे महान नाटककार, सबसे महान संस्कृत कवि। अब आपको बताना है कि त्यागराज कौन थे 18वीं सदी के, तो इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, तेलुगु में अपने गीत रचने वाले सबसे महान संगीतकार। ठीक है, यही आंसर है इसका। कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न के बारे में देखते हैं। संत त्यागराज, जो जिनका जन्म 1767 में हुआ था और 1847 में मृत्यु हुई थी, को कर्नाटक संगीत के इतिहास में त्रिरत्न, ट्रिनिटी के रूप में जाना जाता है। इनको ट्रिनिटी के रूप में जाना जाता है, कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है। एक माना जाता है, मतलब त्रिरत्न में से एक माना जाता है। फिर से पढ़ देता हूं, कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न में संत त्यागराज को कर्नाटक संगीत के इतिहास में त्रिरत्न में से एक माना जाता है। अन्य दो जो हैं मुथुस्वामी दीक्षितकर और श्यामा शास्त्री हैं। तो श्यामा शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षितकर और तीसरे आपके त्यागराज। ठीक है, ये महान संगीतकार हैं संत त्यागराज। रचनाएं इनकी क्या हैं? उन्होंने मुख्य रूप से भगवान श्री राम की स्तुति में हजारों भक्त गीतों कीर्तनों की रचना की है। उनकी अधिकांश रचनाएं तेलुगु भाषा में और कुछ संस्कृत में। ठीक है, त्यागराज आराधना, संगीत में उनके अद्वितीय योगदान की याद में हर साल तमिलनाडु के तिरुवैयारू में त्यागराज आराधना संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जहां दुनिया भर के संगीतकार जुटते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ए 10, बी 12, सी 15 और डी आपके 20। इसका आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर होगा 15। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम, 15 ही आंसर है। संवैधानिक संरचना, नीदरलैंड के द हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। चुनाव कार्यकाल कैसे होता है? इन न्यायाधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 अर्थात 5 न्यायाधीश सदस्य दोबारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो 1/3 आपको पता है कि 15 का 1/3 करोगे तो कितना आएगा? 1/3 करोगे तो आपको लगभग 5 आएगा। 5 क्या, लगभग क्या, 5 ही आएगा। ठीक है, भौगोलिक प्रतिनिधित्व कैसा? न्यायालय में यह सुनिश्चित किया जाता है कि दुनिया की सभी प्रमुख कानूनी प्रणालियों और सभ्यताओं का समान रूप से प्रतिनिधित्व हो। इसमें एक ही देश के 2 न्यायाधीश एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ही देश के 2 न्यायाधीश एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रतिनिधित्व देना है ना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है? ए भारी, लघु और कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, बी कृषि और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, सी अमीर और गरीब का सह अस्तित्व, डी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। सिंपल सी बात है, डी आंसर होगा इसका। पढ़ लेते हैं हम, डी ही आंसर है इसका। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद कैपिटलिज्म और समाजवाद सोशलिज्म दोनों की प्रमुख या मुख्य विशेषताओं का समावेश होता है। इसमें सरकार और निजी उद्यमी दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, सह अस्तित्व का मतलब हुआ इसके तहत यहाँ जहां एक तरफ निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर को लाभ कमाने और व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता होती है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक कल्याण और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों जैसे रेलवे हो गया, रक्षा आदि में सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, भारतीय संदर्भ में इसको देखते हैं। भारत ने आजादी के बाद 1948 के औद्योगिक नीति के माध्यम से मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया था ताकि देश का तेजी से और संतुलित विकास हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल,
सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। इसके बारे में जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या होगा आपका केरल। ठीक है, महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक, जिनको नहीं पता है उनको यहाँ पर बता दिया गया है। केरल भारत का एकमात्र ऐसा प्रमुख राज्य रहा है जहां महिलाओं की आबादी पुरुषों से अधिक है। ठीक है, ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ, 1971 की जनगणना जो 1979 के इस प्रश्न को के समय सबसे नवीनतम डेटा था, से लेकर 2011 की जनगणना तक केरल ने हमेशा शीर्ष स्थान बनाए रखा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात 1084, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, कारण क्या है? केरल में उच्च साक्षरता दर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, जागरूक समाज के कारण लिंगानुपात हमेशा सकारात्मक रहा है। ठीक है, ये तो अच्छी चीज है। आगे चलते हैं हम। चौथा स्तंभ से तात्पर्य क्या है? चौथे स्तंभ से क्या तात्पर्य है? एक, अत्यंत पिछड़ा राज्य, बी, न्यायपालिका, सी, संसद और डी, प्रेस। अब आपको पता ही होगा चौथा स्तंभ आपका प्रेस होता है, मीडिया होती है, मीडिया होती है। ठीक है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होती है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। प्रेस ही है आंसर इसका। चौथा स्तंभ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस या मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यह सरकार के कामकाज पर नजर रखने और जनता की आवाज उठाने का काम करता है। अन्य 3 स्तंभ, लोकतंत्र के पारंपरिक 3 मुख्य अंग या स्तंभ निम्नलिखित हैं। ए, विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था है जैसे संसद। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कानून को लागू करने वाली संस्था जैसे सरकार या मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका, कानूनों की व्याख्या और रक्षा करने वाली संस्था जैसे अदालतें। ठीक है, अब बाकी चौथा स्तंभ आपका मीडिया हो जाती है। आगे चलते हैं, हम पढ़ लेते हैं। क्वांटास एयरवेज किस देश से संबंधित है? ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, पश्चिम जर्मनी, सी, पूर्वी जर्मनी और डी, न्यूजीलैंड। अब ये ऐसे सवाल हैं जिनको उस समय पूछ लिया जाता है एक आध ऐसे रख करके, लेकिन अब इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा बनने वाले नहीं, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस के रूप में आपको पता होना चाहिए कि क्वांटास एयरवेज किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है, कहाँ की एयरवेज कंपनी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया ही आंसर है। राष्ट्रीय एयरलाइन क्वांटास एयरवेज ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और उसकी ध्वज वाहक फ्लैग कैरियर विमान सेवा कंपनी है। नाम का इतिहास क्या है? क्वांटास शब्द का एक संक्षिप्त रूप, एक्रोनिम है। क्वांटास शब्द एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूरा नाम क्या है? क्वींसलैंड एंड नॉर्थर्न टेरिटरी एरियल सर्विसेज। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी लगातार संचालित होने वाली एयरलाइंस कंपनी है। तो ये बात केवल इतना आपको याद कर लेना है, पता मतलब एक अवेयरनेस के रूप में। कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे एक साथ जैसे ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो उनको पता नहीं होता है कि ये एयरवेज क्वांटास एयरवेज किस देश की है। तो आपको पता होगा तो थोड़ा सा आप अवेयर रहेंगे बस, और बाकी आप इससे संबंधित प्रश्न दोबारा बनने की संभावना नहीं होगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? ठीक है, ए, भारत के राष्ट्रपति के, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के, सी, प्रधानमंत्री के और डी, वित्त मंत्री के। तो इसका आंसर होगा, आप बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। सिंपल सी बात है। 1 रुपए के नोट में किसका हस्ताक्षर होता है, ये बताइए मुझे, कमेंट करके बताना है। इसका आंसर बी ही आंसर है इसका। संवैधानिक नियम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के अनुसार भारत में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 200, 500, 2000 के सभी करेंसी नोटों को जारी करने का विशेष अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। इन सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, अब 1 रुपए का देखो यहाँ लिखा हुआ अपवाद मैं आपसे कमेंट में पूछ रहा था। 1 रुपए का नोट अपवाद, भारत में केवल 1 रुपए के नोट ऐसा है जिसे सीधे भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ना कि गवर्नर के। ठीक है, तो ये सिंपल आंसर था। ये तो पता भी होता आपको, वैसे आप कमेंट करके मैंने बोला था, लेकिन यहाँ सामने लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो फिर दोस्तों ऐसे ही आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहिए और इस तरह से कमेंट में आप आंसर देते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी आपको 2027 में जब आप एग्जाम दोगे तो इस सीरीज का बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।